इसको हमने वैश्य की कैटेगरी में डाल दिया, और ये जो बाकी निचले तबके के काम है जो बाकी और लोग नहीं कर रहे हैं, उसको हमने शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया। इसीलिए जब पराशर मुनि ने ज्योतिष की रचना की होगी तो करियर अपॉर्चुनिटीज, या देयर वर वेरी लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज, इसीलिए सबसे ज्यादा रिसर्च की जरूरत ज्योतिष में करियर में। आप देखते हैं, मैं जब पढ़ रहा था 12th में, तो मैंने कभी माइक्रोबायोलॉजी करके कोई चीज नहीं सुनी थी। आज की डेट में नई चीज आ गई माइक्रोबायोलॉजी। हम लोग के जमाने में बहुत रेयरली कोई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करता था, आजकल बहुत कॉमन हो गया। तो इतनी सारी फील्ड रोज डेवलप हो रही है कि आप कितना दिमाग और किस चीज में दिमाग लगाओ। लेकिन ये मेरी गारंटी है, मतलब दिस इज आई एम सेइंग बाय कीपिंग पराशर जी's व्यूज, कि 9 प्लैनेट्स और 12 हाउसेस के बाहर कोई भी करियर नहीं है। ये आपकी मानसिक कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस करियर को किस प्लैनेट से, किस हाउस से जोड़ लेते हैं। इसके बाहर से कोई करियर नहीं है, 9 प्लैनेट्स में ही सारे करियर मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना कि आई थिंक इस टॉपिक में आके हर कोई फंसता है, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जितनी सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो बेसिकली आज हम कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट समझने की, और कल हम उन कॉन्सेप्ट को चार्ट्स पे लगाएंगे, और आप ही के चार्ट से शुरू करेंगे। बात ये नहीं है कि वो चार्ट सही होते हैं या गलत होते हैं, क्योंकि एक चार्ट में हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट चार्ट लगा के हम ये समझेंगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो चार्ट में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। सपोज हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, हमने उसको चार्ट में अप्लाई करा, और हमारा रिजल्ट आया कि ये व्यक्ति बिजनेस करना चाहिए। वो व्यक्ति बिजनेस नहीं कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं, बिकॉज वो बिजनेस कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है पुरुषार्थ का। आपकी कुंडली बता रही है कि आप एक आर्मी के बहुत अच्छे ऑफिसर बन रहे हैं, बट आपने वो ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं किया, तो क्या करोगे? आप जानते हैं ना, हमारे 12 घरों में से 4 घर ऐसे होते हैं जिनको हम उपचय भाव बोलते हैं। 3, 6, 10 और 11, ये 4 ऐसे भाव होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं। इनके अलावा बाकी के 8 भाव आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसका मतलब अपने जीवन का 1/4 हिस्सा आपके कंट्रोल में, जहां पे आप विलिंगनेसली आप अपना कर्मा कर सकते हैं, जिसको फ्री विल बोलते हैं हम लोग। 3, 6, 10 और 11, ये 4 उपचय भाव ये आपके कंट्रोल में होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि एक बिजनेसमैन कौन होता है, या बिजनेसमैन होने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एक बार हमने बिजनेसमैन पकड़ लिया ना, तो फिर हम ये पकड़ लेंगे कि ठीक है, जो बिजनेसमैन नहीं है वो जॉब में चला जाएगा। यहां तक किसी का कोई प्रश्न या कुछ ना समझ में आ रहा हो, या आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है सर। बहुत बढ़िया अमित जी, थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट विद, मेरे पास आज अनफॉर्चुनेटली कोई पीपीटी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा समझना। ओके, चलिए जी, तो आप लोग म्यूट हटा सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक बिजनेसमैन होने के लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए, कोई बता सकता है उनमें से क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? व्हाट आर द मेजर क्वालिटीज फॉर यू टू बिकम अ बिजनेसमैन? खुद मजबूत होना चाहिए, धैर्यवान, बुद्ध मजबूत होना चाहिए। बुद्ध मजबूत, बहुत बढ़िया। तो चलिए, बुद्ध तो हमने अभी पढ़ा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, बुद्ध मजबूत होना चाहिए। लगन मजबूत होना चाहिए। नहीं, यू आर ये किसने आस्किंग बोला? इन टर्म्स ऑफ द सर मैं चंचल। चंचल जी, वेरी गुड। चंचल जी, मेरा फॉलो प्रश्न ये है कि लग्न क्यों मजबूत होना चाहिए? जी सर, अगर लगन स्ट्रॉन्ग होगा तो सर फिर हम कोई भी डिसीजन या कुछ भी एफर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेरी गुड। तो हमारा पहला जो निकल के आया है वो है डिसीजन मेकिंग। करेक्ट है? सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? और बताइए, और क्या क्वालिटी एक बिजनेसमैन में होती है, जबरदस्त क्वालिटी जिसको आप लोग भूल रहे हैं? सर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी। धैर्यवान, धीरज, धीरज, पेशेंस, गुड फाइनेंस नॉलेज, गुड फाइनेंस नॉलेज, वेरी गुड। Skillful. कम्युनिकेशन, negotiation, नेगोशिएशन,
स्किल्स होनी चाहिए। वेरी गुड। लोगों से काम लेना आना चाहिए। हाँ जी, लोगों से काम लेना आना चाहिए। Like you should having a family where you can take work from them. मतलब थोड़ा सा टैक्टफुल भी होना चाहिए ना। Tactful, interpersonal skills high होना चाहिए। Interpersonal skills। विजनरी, he should have a ये हाँ रचना जी, सॉरी कुछ कह रही थी आप। सर मैंने कहा सर फ्यूचर का विजन उसको होना चाहिए। वेरी गुड। ये अपनी कॉपी पे ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, विजन। ये वर्ड आपने लिख लीजिए आप कॉपी पे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा। इस पे हम थोड़ी देर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, ये जो क्वालिटीज आपने बताई, डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, नेगोशिएशन स्किल्स, टैक्टफुल बिहेवियर, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारे हम किस हाउस से देखते हैं? लग्न से देखते हैं, करेक्ट? लगन से। अगर किसी व्यक्ति का लग्न मजबूत है तो इनहेरेंटली बाय बर्थ, जन्म से उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। अब लग्न अगर आपका शनि जैसा है तो शनि क्या है? शनि बोलता है काम करो, किसी के अंडर में काम करो, तो आपका कहां से मन करेगा कि आप बिजनेस में जाओ? तो अगर आपका लग्न मजबूत है तो आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी देगा, आपको वो भयानक डिसीजन मेकर बनाएगा। 10 साल नौकरी करने के बाद भी आपके अंदर वो जुनून पैदा कर देगा कि आप बिजनेस में जाओ। और एक और क्वालिटी बिजनेसमैन की बहुत खास होती है, दैट ही डजंट वांट टू वर्क अंडर पीपल, ही वांट टू मेक पीपल वर्क अंडर हिम, व्हिच इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस। तभी तो आप इतने स्टार्टअप्स देखते हो, कुछ फेल होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं उनको, कुछ क्या बन जाते हैं, यूनिकॉर्न बन जाते हैं, है ना? इतने स्टार्टअप इस दुनिया में चल रहे हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट महसूस नहीं करेगा ना, उसका एक दिन आता है जब वो कहता है कि बस अब मुझे जॉब नहीं करना, तो वो कहता है कि अब मैं बिजनेस करूंगा और मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं। तो पहला रूल आपने क्या समझा कि द लग्न शुड बी वेरी स्ट्रांग। तो आप लोग फर्स्ट रूल लिखिए फॉर बिकमिंग अ बिजनेसमैन इज लग्न शुड बी स्ट्रांग। सर एक बार स्ट्रांग की डेफिनेशन बता दो। हाँ बिल्कुल, स्ट्रांग की डेफिनेशन बता देते हैं जी। ज्योतिष में स्ट्रांग किसको कहा गया है? उच्च का हो, स्वराशि हो, अपने मित्रों के साथ बैठा गया हो और अच्छे प्लैनेट्स की संगत में हो, ये स्ट्रांग माना गया है। और इसका ठीक उल्टा वीक माना गया, नीचस्थ हो, शत्रु राशि में हो, मेलिफिक प्लैनेट्स द्वारा दृष्ट हो, पावरलेस हो, ये वीक हो गया हो। तो अगर आपका लग्न स्ट्रांग है तो आपके अंदर ये आपके अंदर एक मचलन होगी, आपके अंदर एक इंडिपेंडेंट बनने की चाह हो जाएगी। सर जी, मतलब जी, अगर मकर लगन और लगन में शनि और शुक्र हो तो क्या ये स्ट्रांग माना जाएगा सर? ये हीरालाल जी स्पेसिफिक इसको हम लोग ले लेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके सर, ठीक है ना? ये थोड़ा सा आगे का होगा तो बाकी हमारे जो मित्र लोग हैं उनको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, इसलिए सबकी भलाई के लिए ये हम लोग ले लेंगे। दूसरा, ठीक है, कोई बात नहीं। हीरालाल जी आप ऐसे मत बोलिए। अरे सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, अलाउ करें तो, कि एक तो आपने जो स्टेटमेंट दिया ना, लग्न लॉर्ड जो है वो अगर मित्र राशि में हो या स्व राशि में हो या उच्च का हो, दैट इज गिविंग दैट एप्टीट्यूड ऑफ स्ट्रांगनेस। ठीक है, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। अगर मान लो लगन के अंदर ही कुछ अगर पॉजिटिव बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे, वो भी ऐड करेंगे वैल्यू, राइट? या मान लो लगन के ऊपर जुपिटर की दृष्टि आ गई सपोज पर से, तब भी वो वैल्यू ऐड करेगा, राइट? बिल्कुल। या एक्सचेंज हो गया तब भी वैल्यू ऐड करेगा। तो हम सिर्फ वो वाला पार्ट देखेंगे कि मेरा लगन का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है और कैसी कंडीशन में है, दैट इज द ओनली पीस विच इज मेकिंग स्ट्रांग। कि ये जो एस्पेक्ट है कि मेरे लगन के अंदर जो प्लैनेट बैठे हैं ये उनकी हालत क्या है, वो भी मैटर करेगा। तो सचिन जी, अभी तक हमने लग्न लॉर्ड की बात ही नहीं करी है। अच्छा, अभी तक मैंने जो पहला रूल बताया है, रचना जी बताइए क्या रूल है पहला? सर जो प्लैनेट है वो उच्च का हो, स्वराशिस्थ हो या अच्छे कहाँ पे, किस जगह पे? लग्न में। जो लगन में जो प्लैनेट बैठे। ओके। हाँ, तो सचिन जी अभी हमने सिर्फ लग्न की बात की है। अच्छा, मैंने गलत ले लिया, उल्टा ले लिया। तो लगन में जो बैठा है उसकी बात कर रहे हैं। बस अभी लग्न में आपकी क्या हालचाल है? Okay. लग्न पे पीएसी आप जानते हैं ना, हाँ, yes. पोजिशनिंग, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। ठीक है ना? लग्न में बैठक किसकी है, कौन सा प्लैनेट लग्न में बैठक, मतलब बैठक का मतलब बैठा कौन है,
उसके ऊपर एस्पेक्ट किसकी पड़ रही है और वो किसके साथ बैठा हुआ है। तो अभी हम पावर ऑफ लग्न चेक कर रहे हैं। अगर मेरा लग्न स्ट्रांग है ना तो मेरे अंदर वो जील रहेगी कि यार आई विल बी इंडिपेंडेंट। कोई भी अगर लीडर बनता है तो उसका लग्न आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि वो अच्छा। अब एक चीज और आप लोग नोट कर लीजिए कि चेक कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहले D1 चार्ट जो हमारी लग्न कुंडली होती है उसमें चेक करिए, उसको फिर चंद्र कुंडली में कंफर्म करिए, और सेम चीज को आप सूर्य कुंडली में भी कंफर्म कर सकते हैं। लग्न, चंद्र और सूर्य, जब भी आप लग्न को देखें तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली आपको लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली तीनों में उसका लग्न बहुत मजबूत आता है, आप उसको लिख के दे दीजिए एक पेपर पे कि भाई ये आदमी स्पेशल है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ज्योतिष लोग अपनी भाषा में सुदर्शन चक्र का नाम दे देते हैं। द स्टडी ऑफ लग्न चार्ट, मून चार्ट एंड सन चार्ट इज कॉल्ड सुदर्शन चक्र। तो अगर आपकी किसी की लग्न की स्ट्रेंथ आपको चेक करनी है तो यू हैव टू चेक द एंटायर 3 चार्ट्स व्हिच इज D1 चार्ट, मून चार्ट एंड द सन चार्ट। अगर इन तीनों जगह लग्न मजबूत हो गया तो अपना काम बन गया। ओके, क्लियर है? तो बहुत से हम लोग एज एन एस्ट्रोलॉजर क्या होता है कि हम लोग सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट, बट ये जो फाइनल चीजें हैं ना, हमें कभी भी D1 चार्ट अकेला कुछ नहीं बता सकता। हमें हमेशा D1 चार्ट की जो प्रॉमिस होती है ना, जो भगवान ने हमसे वादा किया है कि मैं तुझे ये दूंगा, तो भगवान कहते हैं कि दूंगा कैसे? मैं तेरे को कई रास्तों से दूंगा। पहला रास्ता है लग्न चार्ट, दूसरा रास्ता है चंद्र कुंडली, तीसरा रास्ता है सूर्य कुंडली, और उसके बाद जैसे जैसे हम जिस स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो उसकी कंफर्मेशन हमें कहाँ लेनी है? D9 चार्ट में, नवमांशा में। अगर हम करियर की बात कर रहे हैं तो हम लग्न चार्ट, मून चार्ट, सन चार्ट के बाद हम D10 में जाएंगे, दशांशा देखेंगे उसका। उसके बाद एक एस्ट्रोलॉजर को बोलना चाहिए कि हाँ जी आप तो जीवन में मौज करो, आप नौकरी करो या बिजनेस करो। तो ऑलवेज लुक एट लग्न चार्ट, चंद्र चार्ट, सूर्य चार्ट एंड द रिस्पेक्टिव डिविजनल चार्ट। खाली लग्न चार्ट पे प्रिडिक्शन आप करेंगे तो एक आध बार गुरु की कृपा से या विष्णु की कृपा से या माँ की कृपा से आपका तुक्का भिड़ जाएगा। लेकिन अगर उस तुक्के को एक्यूरेसी में बदलना है और साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी करनी है, इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफिकल्ट काम है। 2 तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है। कुछ लोग चार्ट खोलते हैं, आदमी को देखते हैं और धड़ाधड़ प्रेडिक्शन ठोकते चले जाते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, रुक नहीं रहा पैसा। पत्नी बहुत खूबसूरत है लेकिन निभ नहीं रही पत्नी के साथ, ससुराल में अच्छे संबंध नहीं। बस ये इंट्यूटिव प्रेडिक्शन नहीं करनी है, अपने को साइंटिफिक प्रेडिक्शन करनी है। अगर एक कुंडली आप 10 बार भी बोले तो आपके मुंह से वही चीज निकले, सेम चीज। इंट्यूटिव कुंडली हर बार रिपीट चेंज हो जाएगी क्योंकि आप देख तो कुछ नहीं रहे हो। तो पहला रूल हमने समझ लिया कि वी हैव टू प्रूव और वी हैव टू चेक whether the lagna is strong or not. If the lagna is strong, such person will be very independent, would like to do business, would like to do something new, will have a vision, will have mission, will have light, अंदर 50 चीजें होंगी उसके अंदर से, वो व्यक्ति अलग दिखाई देगा। ठीक है जी, पहला रूल क्लियर हो गया। अब सेम रूल is applicable for लग्नेश, the लग्न लॉर्ड। तो लग्न देखने के बाद आपने घर देख लिया, अब आपको देखना है उस घर में रहता कौन है। फर्स्ट हाउस देख लिया आपने, अब आप देखो कि उस फर्स्ट हाउस का मालिक कौन है। लग्न लॉर्ड मतलब अब हमारे मकान मालिक को हम क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड या हाउस लॉर्ड। ठीक है, हमारी कुंडली की भाषा में हम क्या बोलेंगे? लग्न लॉर्ड कैसा है। अब आपका लग्न तो बहुत अच्छा मिल गया, पर लग्न लॉर्ड पीड़ित हो गया। पीड़ित का मतलब नीच का हो, शत्रु राशि में हो, उसके ऊपर एस्पेक्ट बहुत खराब हो, या किसी गलत घर में जाके वो बैठ जाए। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ द लग्न लॉर्ड। सो लग्न और लग्नेश। और आप लोग कोशिश करिए कि जितना हो सके ना संस्कृत के वर्ड्स बोला करिए, बिकॉज लैंग्वेज ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सन बोलोगे ना, आपको वो इतना हिट नहीं करेगा जितना कि सूर्य हिट करेगा। जब आप जुपिटर बोलते हो ना, आपके अंदर कोई भावना नहीं आती है, लेकिन जब आप बृहस्पति बोलते हो ना तो आपके हाथ यूं हो जाते हैं, बृहस्पति बृहस्पति। ये इंपैक्ट है संस्कृत का। हीरालाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
बिल्कुल सही बोले साहब आप, बिल्कुल सही बोले, एक 100% सही बोले साहब आप। थैंक यू हीरालाल जी। तो जितना हो सके ना आप लोग संस्कृत, लग्न लग्नेश, दशम दशमेश, पंचम पंचमेश, अष्टम अष्टमेश, इस तरह की लैंग्वेज में बात किया करिए, बहुत आसान हो जाती है कुंडली देखना। जब आप इंग्लिश में बात करो, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज सेकंड इन सेकंड हाउस, अरे उसका कोई मतलब नहीं। जो ओरिजिनल सोर्स है, जो पराशर ऋषि ने ओरिजिनल लैंग्वेज का यूज किया, वीनस बोलेंगे पता नहीं क्या समझ में आएगा, शुक्र बोलेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है जी, ये फर्स्ट रूल क्लियर हो गया हमको, आपने देख लिया। अब हम आते हैं अमित, अमित होस्ट आप हो या खुशबू हैं? एक ब्लैंक कुंडली मेरे को स्क्रीन पे चाहिए। होस्ट मैं हूँ। कोई भी सैंपल या ब्लैंक? एनीथिंग इज ओके, जस्ट अ ब्लैंक कुंडली। Just give me 2 minutes. You can open your chart also, that is also fine with me. मीनवाइल जब लगा रहे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर आप अलाउ करो तो। हाँ, अरे सचिन जी आप क्वेश्चन पूछा करिए आप। सर एक बात बताओ कि अगर मान लो जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली में जो लगन कुंडली है उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा, लेकिन मून कुंडली में तो ऑब्वियसली मून बैठा ही होगा और सन कुंडली में भी सन के साथ 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो 3 में से जो फर्स्ट वाली ऑप्शन थी उसको तो खाली हो गई, राइट। तो बाकी 2 की जो पोजिशनिंग है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे या तीनों ही स्ट्रांग होना चाहिए टू गो फॉर बिजनेस? नहीं, पहले तो अगर लग्न कुंडली में आपको प्रॉमिस ही नहीं मिल रहा है तो फिर उसको आप क्या कंफर्म करेंगे मून और सन में? अच्छा, वही मैं पूछना चाह रहा था कि कि मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स पुरानी बुक में पढ़ा था मैं कोई, कि तीनों कुंडली देखते थे, लगन भी, चंद्र भी और सूर्य भी, और जिसमें भी लगन स्ट्रांग माना जाएगा, लॉन्ग स्ट्रांग होगा, उसे कर लो कंसिडर, ऐसा थॉट था, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे वाला। उसके बाद थोड़ा सा क्या डेवलप हुआ कि जैसे आप देखिए 3 पॉइंट्स मिल गया आपको, 1 पॉइंट लग्न से मिल गया, 1 चंद्र कुंडली से मिल गया और 1 सूर्य कुंडली से मिल गया, राइट। तो 3 में से जहां भी ज्यादा पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे एक लग्न स्ट्रांग हो गया, सूर्य हो गया, तो चंद्र अगर वीक भी है तो उसको स्ट्रांग मान लिया जाता है। ओके। चंद्र कुंडली में क्या होगा कि लग्न में चंद्र होगा, लेकिन फिर भी वो जो लग्न होगा ना उसके ऊपर खराब और अच्छे एस्पेक्ट भी तो होंगे। राइट। सपोज आपकी मान लीजिए आपकी मेष राशि की कुंडली है, राइट, तो आपका मंगल मान लीजिए 8वें में चला गया लग्न चार्ट में, मान लीजिए तो आपका लग्नेश गड़बड़ हो गया, राइट। लेकिन चंद्र कुंडली में मान लीजिए आपकी कर्क राशि की चंद्र कुंडली बन गई, राइट, और चंद्रमा स्वयं मतलब या मान लीजिए सिंह राशि की बन गई, ठीक है ना, और सूर्य आपका जाके बढ़िया 10वें घर में बैठ गया, दिग्बली हो गया। और उसी तरह जब सूर्य कुंडली बनी तो मान लीजिए मंगल आपके मतलब वृश्चिक की बनी और मंगल जाके 4थे घर में बैठ गया, केंद्र में आ गया, तो ये बढ़िया हो गया। तो इस तरीके से आपको देखना है कि चंद्र कुंडली में लग्न के ऊपर एस्पेक्ट कैसे हैं, मतलब खराब हैं, बुरे हैं, उस हिसाब से आपको जज करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन किसका है? मेरा गौरव। हाँ जी गौरव जी बताइए। सर मैंने एक जगह यानी कि पढ़ा था कि षटबल होते हैं ना, षटबल से देखते हैं कि लग्नेश अच्छा है जहाँ चंद्र अच्छा है या सूर्य अच्छा, फिर उससे 10वें जो 10वां स्थान है दशमेश है, वहां से हम कैरियर देखते हैं, उसको D9 में लेकर जाते हैं या फिर D10 में, ये भी रूल है? मेरे को तो ये नहीं पता कि षटबल क्या होता है और D10 क्या होता है, D9 क्या होता है, मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है तीनों की, चंद्र कुंडली सूर्य कुंडली, तो इसलिए मैंने पूछा। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी एक रूल है, पर ये बहुत एडवांस रूल है, अभी हम लोग बेसिक पे ही हैं। बहुत तरीके से मतलब देखा जाता है ये षटबल, तो वैसे भी हमें हर प्लेनेट का देखना चाहिए, बिना षटबल के आप प्लेनेट की सही पावर का पता नहीं लगा सकते। सिर्फ उच्च और नीच से प्लेनेट की पावर का नहीं पता लगता, कई बार नीच का प्लेनेट भी षटबल में इतना स्ट्रांग होता है उसकी दशा में गजब हो जाता है काम। बहुत से ज्योतिष आपको बोलते हैं अरे इस दशा में ऐसा जाएगा, और उसकी पावर मतलब गजब की हो जाती है। और षटबल के बाद आप अष्टक वर्ग देख लो, वहां पे और प्लेनेट खिल के निकल के आता है कि अच्छा यार ये पावर है इसमें, तो कभी अष्टक वर्ग पे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल अपन इस पे चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आप सब जानते हैं सूर्य उदय कहाँ होता है? पूर्व में। पूर्व में। पूर्व हमारी कुंडली में कौन सी जगह मानी जाती है?
फर्स्ट हाउस, मेरा घर। फर्स्ट हाउस, यस, फर्स्ट हाउस, ठीक है। सन का मूवमेंट कैसे होता है? फर्स्ट हाउस से सन किधर जाता है? एंटी क्लॉकवाइज, 12, 11, 10, 9, 8। बिल्कुल। तो सन जो है, क्यों ऐसा मूवमेंट होता है कि जब सन ईस्ट में उगता है ना, तो सन ईस्ट से वेस्ट साउथ होते हुए जाता है। ओके, इसीलिए साउथ फेसिंग घर को खराब माना जाता है। उसका सबसे बेसिक रीजन क्या है कि जब ईस्ट से वेस्ट सन मूव करता है ना, तो इट गोज थ्रू साउथ। इसीलिए साउथ फेसिंग घर में बहुत ज्यादा सनलाइट रहती है, बहुत गर्मी रहती है। इसीलिए पुराने जमाने में हम लोग साउथ फेसिंग घर को, क्योंकि पूरे टाइम सन उसको फेस ही करता रहता है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, बीच साउथ होते हुए सन जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाउस से लेकर फर्स्ट से 12th से 11th से 10th, 9th, 8th और 7th, इस जो राइट साइड ऑफ योर कुंडली होती है ना, इसको हम लोग ब्राइट हाफ ऑफ कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइट हाफ, ब्राइट हाफ या विजिबल हाफ, बिकॉज इट डिनोट्स द मूवमेंट ऑफ द सन। ये कुंडली हमेशा उगी हुई रहती है। और 7th से लग्न की जो यात्रा होती है, 7th हाउस, 6th हाउस, 5th हाउस, 4th हाउस, 3rd हाउस, 2nd हाउस, लग्न तक, इसमें 7th हाउस में आके सन सेट कर जाता है। राइट, और फिर उसके बाद हमारी रात शुरू होती है और 4th हाउस में मिडनाइट आ जाता है। तो ये वाला जो हाफ होता है ना, फ्रॉम 7th टू लग्न, जिसको लेफ्ट हैंड साइड वाला हाफ बोलते हैं, दैट इज योर डार्क हाफ ऑफ द कुंडली या इनविजिबल हाफ ऑफ योर कुंडली। यहां तक क्लियर है? ब्राइट हाफ और डार्क हाफ सबको क्लियर है? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन, हाँ जी सर, जैसे आपने ये हाफ करने को कहा कुंडली, तो हमने लगन को भी हाफ करना है कि लगन और सप्तम को उसको भी हाफ हाफ लेना है कि नहीं? नहीं, लग्न को आप पूरा उसमें ले लीजिए, क्योंकि सूर्य तो वहां उदय हो रहा है ना। हाँ जी, उच्च का हो रहा है। हाँ जी। लग्न, हाँ, तो लग्न से सप्तम तक पूरा आप ले लीजिए। बाकी ये जो हाउस है ना, 6, 5, 4, 3, 2, इसको आप ब्राइट हाफ में ले लीजिए, ठीक है ना? थैंक यू। ओके। इसमें बहुत एक्यूरेट रिजल्ट आता है जब आप साउथ इंडियन कुंडली कभी बनाएंगे, कभी हम आगे पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे दूर के प्लैनेट है और पास के प्लैनेट है, वो साउथ इंडियन कुंडली पे बड़ा सटीक समझ में आता है। खैर एनीवेज, अब ये होता क्या है? What is the bright half of your life and what is the dark half of your life? अब पहले हम इनविजिबल हाफ की बात करते हैं, डार्क हाफ की। आप देखिए, जो भी लेफ्ट साइड की आपकी कुंडली होता है ना, जैसे 4th हाउस में आपकी माता जी है, अब आपके और आपकी माता जी के संबंध, ये बहुत निजी और प्राइवेट संबंध है, करेक्ट? आप अपनी माता जी से कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं प्यार करते हैं, इससे आपके बॉस को कोई मतलब नहीं होता, राइट? आपके जो 3rd हाउस में चीजें होती है, किसी चीज के प्रति आपकी कितनी अट्रैक्शन है, ये जो भी क्वालिटीज आपके इनविजिबल हाफ में है ना, या 5th हाउस में आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, ये सारी क्वालिटीज आपकी इंटरनल क्वालिटीज हैं, जो आपके अंदर रहती हैं। तो इंटरनल क्वालिटीज आपकी जो अंदर रहती है ना, उसका अच्छा इस्तेमाल आप अपनी जॉब में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? जॉब में। मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, मैं मैं बड़ा किसी को डांट नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, या जो आपकी जो लेफ्ट इनविजिबल क्वालिटीज हैं, उनका वो आपके ही तक सीमित रहती है, जहां पे आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो। लेकिन जो आपकी ब्राइट हाफ की क्वालिटीज हैं, वो आप दुनिया के सामने इस्तेमाल करते हो, जो क्वालिटीज आप दिखा सकते हो। जो आपकी ब्राइट हाफ की जो आपकी क्वालिटीज है ना, जो ब्राइट हाफ के हाउसेस हैं, वो आप दुनिया के लिए रखते हो। जो इनविजिबल हाउसेस हैं, वो आपके खुद के लिए होते हैं। इसीलिए बिजनेस और जॉब में क्या फर्क है? जॉब में आप सुबह उठे, आप ऑफिस गए, आप अपना काम किए और वापस आ गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो, तो पूरी दुनिया आपको देखती है। क्यों देखती है? सबसे पहली चीज है, आपके बिजनेस में आप कोई सामान बेचते हो, जब तक आप उस सामान को दुनिया के सामने नहीं लाओगे, कौन खरीदेगा? कोई खरीदेगा? आज सपोज कोई आप में से फाइनेंस में काम करता है, अब वो घर आके बोलता है कि मैंने ना 10 बिल क्लियर किए, दुनिया को क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन वही एक बिजनेसमैन आता है, वो बोलता है कि आज मैंने 150 बर्गर बेचे, या मैंने 200 वड़ा पाव बेचे। तो बेचे किसको? पब्लिक को। और पब्लिक कौन है? पब्लिक इज ऑल द विजिबल वर्ल्ड आउटसाइड यू। यस।
सो इसीलिए फॉर अ गुड बिजनेसमैन you have to have more planets in the visible half, and for a good service person or a job oriented person you need to have more planet on your invisible half. So ये सेकंड रूल हमारा हो गया. क्या हो गया कि बिकॉज आपको दुनिया को अपना प्रोडक्ट दिखाना है. कोई भी बिजनेसमैन जब तक दुनिया के साथ काम नहीं करेगा वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता. मैं भी क्या कर रहा हूँ, आप लोग के साथ वेबिनार कर रहा हूँ, मैं घर में थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को थोड़ी ना सिखा रहा हूँ. मैं किसको सिखा रहा हूँ? अमित जी हैं, सचिन जी हैं, जोशी जी हैं, रचना जी हैं. मैं दुनिया को चीजें दिखा रहा हूँ. तो एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी क्वालिटीज होती है कि ही हैज टू कम आउट इन द ओपन, इन द आउटसाइड वर्ल्ड. सपोज कोई फूड का बिजनेस कर रहा है, जब तक वो अपना फूड दुनिया को टेस्ट नहीं कराएगा या दुनिया को खिलाएगा नहीं, वो कैसे दुनिया को पता लगेगा कि हाँ भाई ये फलाने बीकानेर की कचौड़ी बहुत अच्छी है या फलाने जगह की समोसे बहुत अच्छे हैं. सो फॉर बीइंग अ बिजनेसमैन यू हैव टू बी मतलब विजिबल टू द वर्ल्ड. इसीलिए वी हैव टू हैव मोर प्लैनेट्स ऑन द ब्राइट हाफ ऑफ द कुंडली. तो सेकंड रूल आप लोग लिख लीजिए. फर्स्ट रूल आपने लिख लिया, लग्न लग्नेश का मजबूत होना. सेकंड रूल है फॉर अ बिजनेसमैन मोर प्लैनेट्स टुवर्ड्स ब्राइटर हाफ, लेस प्लैनेट्स टुवर्ड्स डार्कर हाफ. और इसी का ठीक उल्टा जब आप सर्विस में आते हैं तो मोर प्लैनेट्स टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड लेस प्लैनेट्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सर जो लड़ने वाले प्लैनेट्स होंगे वो किस में जाएंगे? ब्राइट में ही ले लेंगे हम लोग, उसको ब्राइट में ही मानेंगे. अच्छा. इसका देखिए ये फर्स्ट रूल का ही क्वेश्चन हुआ ना. ये अगर हमारा लग्न में बहुत अच्छी मजबूती है तो वो तो खुद ही बता रहा है ना कि आदमी इंडिपेंडेंट होना चाहता है. हाँ जी. आदमी के पास एक विजन है, ये लीडरशिप चाहता है, ये इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी. हमारे आधे आधे हैं, हम समझ नहीं आ रहा क्या करें. दोनों करेंगे आप. आपने ऐसे लोग देखे ना, बिजनेस किया, नौकरी करी, फिर बिजनेस किया, फिर नौकरी करी, ये चल रहा है. राइट सर. सचिन जी आप ये जान के हैरान होंगे कि एक ही दिन में ना आप ये पूरे 9 प्लैनेट्स को जीते हैं. वेरी नाइस. आपके अंदर जब आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ना, या जब आप किसी को ज्योतिष, किसी को तो सिखाते होंगे, कभी आप गोस्वामी जी को या कभी गोस्वामी जी आपको, तो उस समय आपका बृहस्पति जागृत हो जाता है. राइट. फिर इस वेबिनार के बाद हो सकता है आप अपनी वाइफ को कहें कि सुनो डार्लिंग कल सुबह लंच पे चलते हैं, आपका शुक्र जागृत हो गया. यस. तो पूरे दिन भर में फिर किसी पुराने दोस्त को फोन लगाते हैं, आपका मरकरी जागृत हो गया. पूरे दिन भर में, मतलब हमारा कुंडली तो जीवन की है, हमारा एक दिन एक जैसा नहीं है. तभी तो एक दिन में कितने हो रहा है, 24 हो रहा है. राइट सर. तो आपके अगर दोनों तरफ कुंडलियां तो बहुत बढ़िया, आप दोनों तरफ ट्राई कीजिए. यू हैव द पावर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड यू कैन आल्सो डू इट व्हाइल डूइंग सर्विस, व्हाइल डूइंग जॉब. गुड है. ओके जी. तो 2 रूल्स हमारे क्लियर हो गए. पहला Right. रूल स्ट्रेंथ ऑफ लग्न लग्नेश, सेकंड रूल मोर प्लैनेट्स टुवर्ड्स द ब्राइटर हाफ. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. यस यस. तो ये हमें सिर्फ D1 में देखना है. D9 में मान लो अगर पोजीशनिंग चेंज हो जाती है तो वो अभी मैटर नहीं करेगी. हाँ अभी फिलहाल तक ये रूल हमारा हम D1 लोग तक ही है. अभी D1 की बात कर रहे हैं. राइट. ठीक है ना, ये रूल्स अभी हम D1 में लगा रहे हैं. ठीक है अमित जी चार्ट हटा दीजिए, वी डोंट नीड अ चार्ट नाउ. अब रचना जी आपने अपनी कॉपी में एक बड़ा बड़ा शब्द लिखा होगा, बताएंगे वो शब्द क्या है? विजन. विजन. क्या हिंदी का क्या शब्द होगा विजन के लिए? क्या शब्द पकड़ा जाए हिंदी में? दूरदर्शिता. 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 इसीलिए हमारा जो पुराना टीवी चैनल था उसका नाम रखा गया था दूरदर्शन. पिट गया प्रॉपर्ली. नहीं पिटा नहीं, आप उसकी न्यूज सुनिए, आपको अच्छा लगेगा. वही एक न्यूज चैनल था, जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई तो उसने बड़े आराम से, आई थिंक सलमा सुल्ताना ने वो न्यूज घोषणा करी थी, हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का निधन हो गया. मतलब दैट वाज द प्रोफेशनलिज्म ऑफ दूरदर्शन. वो आज की तरह नहीं कि हमारी प्रधानमंत्री को 36 गोलियां लगी, यहाँ लगी वहां. अरे तो दूरदर्शन अपने आप में. खैर ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट विजन. धीरू भाई अंबानी आप सब जानते हैं कि दुबई के एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे. मालूम है कि नहीं आपको कहानी? मालूम है जी, मालूम है. पेट्रोल भरते भरते क्या हुआ उनके साथ, क्या समझ में आया उनको? कंपनी खोल ली. पेट्रोल भरते भरते उस आदमी के अंदर एक विजन आया. उस आदमी ने कहा कि यार सोचो मैं क्या नहीं कर सकता.
आज सचिन जी एक बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, अपनी कंपनी में काफी रिकग्निशन है, बट उनको एक विजन आया ना कि यार मैं एस्ट्रोलॉजी में ट्राई करता हूँ, कर रहे हैं वो आज ट्राई। जब तक आपके पास विजन नहीं आएगा, जब तक आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहोगे, आप गुलाम बने रहोगे। भाई जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, किसी को तो ये विजन आया होगा आजाद भारत का, राइट। ये विजन, और इसके साथ एक शब्द आता है, खाली विजन से काम नहीं चलेगा। विजन तो आपने देख लिया कि यार एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं क्या, विजन के साथ साथ एक दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं डिजायर। सो विजन और डिजायर का जब डेडली कॉम्बिनेशन होता है ना, तो एक खूबसूरत बिजनेसमैन निकल के आता है। ऐसा नहीं कि वो देखने में खूबसूरत होता है, बट एक मतलब शानदार बिजनेसमैन निकल के आता है। तो फर्स्ट he needs to have a vision and second he needs to have a desire। अब मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा, आप सब दनादन बोलते जाएंगे और सब सीख जाएंगे। अब मुझे बताइए कि डिजायर का प्लैनेट कौन सा है? Which planets gives you desire? वीनस, शुक्र। वीनस हमें मोह देता है। राहु। डिजायर, बहुत बढ़िया अमित जी, आप मेरी तरफ से 50 रुपए की चॉकलेट खरीद के खा लीजिएगा, मैं आपको बाद में चुका दूंगा पेटीएम से। बहुत अच्छा आंसर दिया। The planet which gives you desire is राहु। आपने देखा था लास्ट वेबिनार में हमने विष्णु के अवतार पढ़े थे। तो जो वराह अवतार है दैट इज राहु। और वराह अवतार ने क्या किया था, जब इस पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया गया था, तो वराह अवतार ने उसको अपने टस्क से निकाला था। राहु इज द रीजन ऑफ योर बर्थ। राहु इस जीवन में लाने का काम राहु करता है आपको। और लाने का मतलब क्या है? आपकी मृत्यु कब होती है? मैंने क्या बताया था शुरू में, जब आपका 10th हाउस का हिसाब किताब खत्म, यू आर गॉन। और जब आपका 1st हाउस का हिसाब किताब शुरू, यू कम इनटू दिस वर्ल्ड। और राहु और आप आते क्यों हो दुनिया में? ऊपर जब आप भगवान के पास बैठे थे ना, आप भगवान से बोलते थे, अरे नीचे तो मैकडोनल्ड्स भी है, नीचे तो पिज्जा हट भी है, आपने कहा यहाँ बैठा रखा है मेरे को बैकुंठ में। भगवान कहते थे, अरे अच्छी जगह, बैठे रहो। आप फिर भगवान को पिन करते थे, भगवान नीचे तो पीवीआर भी है, भगवान यहाँ तो कोई सिनेमा हॉल नहीं है। फिर आपको नीचे सुष्मिता सेन दिख जाती थी, आप बोलते थे, भगवान हमारी सारी अप्सराएं एक तरफ और ये देखो धरती पे। तो भगवान कहते थे, भाई मुझे माफ कर, तू जा धरती पे। क्या किसने भेजा आपको धरती पे? आपकी कामनाओं ने, आपकी डिजायर ने आपको भेजा। और ये कौन पैदा करता है आपके अंदर? राहु। तो चौथा रूल आप लिख लो कि एक प्लैनेट राहु is very important for you to become a businessman. You have to study Rahu very carefully because Rahu जो desire आपको देगा ना, वो आपको कोई और नहीं दे सकता। आपने सबने नाम सुना होगा ना, सुलभ शौचालय सुना है? yes. और सुना है आपने शायद सबने यूज भी किया होगा। नहीं, वो महावीर एनक्लेव दिल्ली में उसका बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आई हैव बीन देयर। वेरी गुड। आपने वो भी देखा होगा आपने, कि आपने देखा ही नहीं होगा, आपने यूज भी किया होगा सुलभ शौचालय। हम में से कितने लोगों ने सोचा था कि टॉयलेट से कोई मतलब इतनी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाएगी, एम्पायर खड़ा हो जाएगा। टॉयलेट से पैसा कमा रहे हैं लोग, ये कहाँ से आता है? आप चार्ट खोल के देख लेना, कुछ ना कुछ संबंध राहु से मिलेगा। मैं गारंटी से बोलता हूँ, मैंने चार्ट देखा नहीं है, बट आप खोल के देख लेना, लेकिन होगा डेफिनेटली। यू आर राइट। राहु इन 10th हाउस, ब्रिलियंट। अगर राहु इन 10th हाउस आपका है और आप कुछ दुनिया से हट के काम नहीं कर रहे हैं, राहु को बर्बाद कर रहे हो। कर्म के घर में अगर राहु बैठ गया और आप कोई अलग काम नहीं कर रहे हो, वही 9 से 6 की जॉब कर रहे हो, तो भाई साहब आपके जीवन में जो ईश्वर ने एक वरदान रूपी राहु दिया था ना, आपने बर्बाद कर दिया। किसी के 10वें घर में राहु है ना, भाई साहब उठो, खड़ो, जाओ कहीं कुछ और करो। ये 9 से 5 आपके लिए नहीं बना। तोड़ दो इस दुनिया के बंधनों को, कुछ ऐसा काम पकड़ लो, आप 100% सक्सेसफुल होगे। ऐसा काम जो किसी ने नहीं सोचा, आप सोच के देखो, आप सक्सेसफुल होगे। सबसे बड़ी स्ट्रगल पता क्या थी? जब वीडियो कैसेट, आप वो याद है ना, ऑडियो कैसेट आती थी टिप्स की और इसकी,
पता नहीं, अब मिलेनियल्स को तो नहीं पता होगा, हम नहीं लोग हम को पता 90s है। वाले हैं भाई, हम 90s वाले हैं, हमें पता हाँ, है। तो ये पेन डाल के उसको घुमाते थे तो वो हाँ। कैसेट। उसके बाद आया सीडी, जो Yes. गोल वाली डिस्क आई। The change from audio cassette to CD was a big revolution in entertainment industry. Big revolution. और ये revolution एक simple आदमी की thought में आया। Sony was the first company who introduced CD, and I know that person who brought CDs into India. T series के साथ पहला collaboration हुआ था। मैं उस आदमी को आज भी जानता हूँ। क्या thought process रहा होगा, आप सोचो। राहु जैसा प्लैनेट, अगर आपने राहु को इस्तेमाल करना सीख लिया ना, राहु का उल्टा होता है हुर्रे, राहु हुर्रा, यही है ना, राहु विल मेक यू डू हुर्रा, वाओ, कहते हैं ना जब बहुत मजा आता है तो हुर्रे इंडिया जीत गई, हुर्रे, वही है राहु। राहु को अगर ढंग से इस्तेमाल कर लिया, राहु जिंदगी में कमाल कर देगा। तो वन प्लैनेट दैट गिव्स यू डिजायर इज राहु। नाउ वील कम टू विजन। विजन कौन देगा? जिसके पास लाइट होगी। किन प्लैनेट्स के पास लाइट है? सन, मून एंड मार्स। These are the three planets who has got brilliant light. मार्स के पास इतना फायर, सन के पास फायर और मून के पास लाइट। तो आपका तीसरा रूल हो गया, you have to check these 4 planets in your chart. सन, मून, राहु एंड मंगल। अगर ये 4 प्लैनेट आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो it will make you as a businessman. क्लियर? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं। किसको लगता है कि हम इलॉजिकल बातें कर रहे हैं या ये चीजें बहुत मुश्किल है समझना? है कोई ऐसा जो समझता है कि ऐसा बड़ा मुश्किल है? ये बहुत सिंपल है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, सब कुछ आप ही बोल रहे हो। ये सारे प्लैनेट्स आपको पता है। धागा आपके पास है, मोती आपके पास है, बस मेरा काम है मोती में धागा पिरो 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 पिरो, हम एक माला बना देंगे। सिंपल। बस यही हमारा और आपका संबंध है। नॉलेज सबके पास है, प्रॉब्लम क्या है? हाउ डू वी अप्लाई दैट नॉलेज? हमारे गुरु को या जो हमसे श्रेष्ठ है, बस उनको एप्लीकेशन हमसे बेटर आती है। मोस्ट ऑफ अस नो एक्सेल शीट, बट कुछ लोग एक्सेल शीट से कोई प्रोग्राम ही बना देते हैं। वो उनका जो थॉट प्रोसेस उसको अप्लाई करने का, दैट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है जी। अब इन 4 प्लैनेट्स का इंपैक्ट किस पे होना चाहिए टू मेक हिम अ बिजनेसमैन? आंसर कीजिए। ये 4 प्लैनेट आपने समझ लिए, विजन और डिजायर के 4 प्लैनेट हो गए। अब ये प्लैनेट्स कहां पे इंपैक्ट करेंगे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे? कौन से हाउस पे? 7th हाउस पे। 10th हाउस पे। अच्छा 7th। So you have to check the effect of these 4 planets on your 10th house या 10th lord. This is the whole rule. 4 planets should impact either 10th house or 10th lord. You become a master businessman. क्योंकि विजन और डिजायर कहां दिखानी है आपको? अपने 10वें घर में, 10th हाउस, कर्मा के हाउस। 10th हाउस। अमित जी क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है सर। हाँ जी, मजा आ रहा है? हाँ जी ठीक है। ठीक है जी, गुड, ओके। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी। अब आते हैं शनिदेव पे। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है ना जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप नौकरी करोगे या बिजनेस करोगे। सर एक सवाल था बीच में, सॉरी रोकना। हाँ जी बताइए। सर जो बिजनेस था तो आपने बता दिया कि ये चीज है, पर अगर सर वो बिजनेस बंदा इंडिया में करेगा या अब्रॉड में, तो वो क्या होगा सक्सेसफुल? वो इंडिया में या अब्रॉड में, ये बताइए सर इस पे थोड़ा। इसमें मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी, 3, 9, 12। ये 3 हाउसेस ऐसे होते हैं जो आपको अपने घर से दूर कोई काम कराते हैं। 3 क्या है, थोड़ा दूर ले जाएगा। 9 क्या है, थोड़ा और दूर ले जाएगा। 12th आपको बिल्कुल दूर लेके चला जाएगा। तो जब आप अब्रॉड की बात करते हैं तो वहां पे 12th हाउस का प्ले आता है। वहां पे राहु क्या है? फॉरेन। राहु क्या? सब कुछ फॉरेन है। राहु मतलब जब आपको राहु वाला इश्क होता है ना,
आप राहु वाली लव मैरिज करते हैं तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द कास्ट जाके करा देता है, चाहिए नहीं। विदेश कुछ लोग आते हैं ना, विदेश में शादी करके देखा करो उनका राहु, उसका राहु D9 चार्ट में क्या खूबसूरत संबंध बनाता है 7th हाउस से, आप देखना, मैंने बहुत चार्ट देखे। जाते ना अपने पंजाब के गबरू जवान वहां से बढ़िया इंग्लैंड से कनाडा से वो पकड़ के, मतलब शादी पकड़ के तो नहीं लाते, शादी करके देखना राहु। तभी सर मैंने अब्रोड का जिक्र किया, पंजाब से हूं ना तो इसलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया यार, आपके पंजाब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज देयर आर ब्यूटीफुल एस्ट्रोलॉजर्स इन पंजाब। पंजाब एक ऐसी जगह है जहाँ खजाना है एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत शानदार एस्ट्रोलॉजर्स है पंजाब। खैर एनीवेज, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ लिया था, हाँ अब हम आते हैं कि सैटर्न की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ ठीक है, हाँ जी। सैटर्न की आदत क्या है? आप में से सैटर्न को ना बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, सैटर्न चाहता क्या है आपसे। सैटर्न अगर आपका अच्छा है, आप इस लाइन को समझना, इफ योर सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग, वो आपको बहुत सारे शनि दे देगा। शनि मतलब लेबर, ये तो क्लियर है ना, शनि का मतलब लेबर। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न अच्छा है ना, तो इट विल गिव यू अबंडेंस ऑफ लेबर, आपको मैन पावर प्रोवाइड कर देगा। पर अगर आपकी कुंडली का सैटर्न खराब है तो आप खुद ही लेबर बन जाओगे। अगर सैटर्न आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आपको इधर से भी लेबर आएगी, उधर से भी लेबर आएगी, दुनिया भर की लेबर आ जाएगी। पर अगर सैटर्न आपकी कुंडली का खराब है तो आपको खुद ही लेबर बनना पड़ेगा। तो जब आपके पास लेबर है तो आप कौन कहलाओगे? बिजनेसमैन। जब आप खुद लेबर बन गए तो क्या कहलाओगे? मैं तो जॉब करता हूँ, सुबह मेट्रो में जाता हूँ, शाम को मुंह लटका के और बैग लटका के आता हूँ। जॉब वाले आदमी के दो ही चीजें लटकी होती है, एक मुंह और एक बैग। क्योंकि वो बॉस की झिड़झिड़, ये झिड़झिड़, वो झिड़झिड़, दो चीजें लटका के वो घर पे आता है। और बिजनेसमैन घर पे, अब खैर एक्चुअली देखो इस दुनिया में ना सारी लड़ाई छठे घर और सातवें घर की है। छठा घर जॉब है, सातवां घर बिजनेस है। हम मतलब हम मर जाते हैं ये सोचते हुए, हर आदमी एक बार ये जरूर सोचता है, या आपके पापा ये स्टोरी सुनाते होंगे कि यार मेरा मन किया था बिजनेस खोल लूं, मैंने बैटरी की दुकान भी खोली थी पर चली नहीं, फिर मैं नौकरी में चला गया। मतलब आप पूरी लाइफ, होता क्या है जब बच्चा कॉलेज से निकलता है ना, उसको छोटी सैलरी मिलती है, वो प्लान करना शुरू करता है कि मुझे बिजनेस में जाना चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है, उसकी सैलरी इतनी मोटी हो जाती है ना कि वो रिस्क नहीं ले पाता। भाई 1.5 लाख रुपए कौन छोड़ना चाहेगा, महीने के आ रहे हैं, लेकिन वो 1.5 लाख छोड़ के बिजनेस में कूदना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लग्नेश और लग्न इंपॉर्टेंट है, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी कि यार इस आदमी ने 1.5 लाख की सैलरी छोड़ी और उसमें आया, कूद गया ये। तो सैटर्न अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, अब देखते हैं कि सैटर्न स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। अगर सैटर्न केंद्र में है, लिख लीजिए आप लोग प्लीज, इफ सैटर्न इज इन केंद्र, सैटर्न केंद्र में है, त्रिकोण में है, स्वराशि का है या उच्च का है, ये पहला रूल है, तो आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग है। आपको क्या करेगा, जब क्या रूल बताया मैंने रचना जी, अगर सैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे लेबर या मैन पावर, आपको बहुत सारे सैटर्न मिलेंगे। और जब आपका सैटर्न वीक होगा तो आपको खुद सैटर्न बनना पड़ेगा। सर लेकिन वो था ना एक रूल, क्या एक रूल था ना कि अगर मैलेफिक प्लैनेट केंद्र में आएंगे तो वो अपनी शुद्धता खो देते हैं। वो तो स्ट्रॉन्ग का वीक हो गया ना सैटर्न तो। नहीं, हम यहाँ पे बहुत छोटी चीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़े एक व्यापक स्तर पे बात कर रहे हैं। हमने एक बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है, तो हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो शनि स्ट्रॉन्ग मतलब वही जो नॉर्मल प्लैनेट जहाँ स्ट्रॉन्ग होता है वही शनि जहाँ, हाँ शनि आपका केंद्र में आ गया, बाकी चीजों में वो खराब। अब देखिए ना, आपको मैं एक बात बताता हूँ, कोई बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, वो इलेक्शन जीत रहा है, इलेक्शन के बाद यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, उसके जीवन में आपको क्या लगता है उसका जीवन कैसा है? उसकी बीवी से एक बार पूछ के देखो। हाँ, दिक्कत है कि 30 दिन में ये घर कितने दिन आते हैं? एक दिन।
कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, करोड़ों, मतलब अदानी साहब ले लो, अंबानी साहब ले लो, आपको क्या लगता है कि वो दिन में अपनी बीवी से कितने घंटे बात करते होंगे? सर जिनके पास एक कहावत है, मैंने किसी से सुनी, जिनके पास लाइफ में पर्पस होता है ना, पर्पस, उनके पास एक चीज नहीं होती, प्लेजर। लाइफ में दो ही, मतलब एक ही चीज आपके पास हो सकती है, या तो आप प्लेजर ले लो या आप पर्पस ले लो। अगर मेरे पास लाइफ का पर्पस है ना, तो मेरे पास प्लेजर नहीं आएगा, और अगर मैं खूब प्लेजर ले रहा हूं तो मतलब मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। क्योंकि दिन में 24 घंटे ही काट के सकते हैं, सूरज अपने टाइम पे उगेगा, सूरज अपने टाइम पे डूबेगा। हाँ, तो टाइम उतना ही है भाई, टाइम तो कम पड़ता है फिर। हाँ, तो सैटर्न केंद्र में आ गया, लेकिन किसको खा गया? सुखों को खा गया। आप सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं आप। केंद्र में आके सैटर्न ने उसको एक बड़ा बिजनेसमैन बना दिया, बट उसको अपने घर का कंफर्ट ही नहीं प्राप्त हो रहा है। महीने में 20 दिन ही ट्रैवलिंग, अपनी छोटी सी बेटी की शक्ल, आई थिंक सचिन जी आपकी भी बिटिया है, मतलब कितनी खुशी मिलती है जब आप ऑफिस से बिटिया को देखते हैं, घर आके बिटिया से बात करते हैं। सोचो किसी पॉलिटिशियन को, किसी बिजनेसमैन को यही नहीं प्राप्त हो रहा, उसका 6 महीने का छोटा बच्चा, वो उसके दर्शन ही नहीं कर पा रहा। तो ये जीवन अच्छा है या बुरा है? नहीं, ऑब्वियसली बुरा है, एक एंगल से बुरा है। He became a billionaire, but he has no time to give to his family. तो शनि 4th हाउस में आएगा, केंद्र में आएगा, तो इस तरह से करेगा काम। तो खैर हम लोग अभी बहुत छोटा जो एंगल है बिजनेस वाला वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शनि जब केंद्र, त्रिकोण, स्वराशि या उच्च का होता है तो वो स्ट्रॉन्ग शनि होता है, और आपको क्या लाके देगा? वो बहुत सारे शनि लाके देगा। दूसरा चीज, if Saturn is not associated with 6, 8 and 12, अगर सैटर्न का एसोसिएशन 6, 8, 12 से किसी भी तरीके से हो गया तो सैटर्न आपका वीक हो गया। कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन बताएगा? कंजंक्शन हो सकती है, एस्पेक्ट हो सकता है। पहला पकड़ लेते हैं कि सैटर्न 6, 8 या 12 में जाके बैठ गया। पहला चीज ये हो गया, ये क्लियर है? राइट। हम अभी संबंध स्थापित कर रहे हैं कि सैटर्न का 6, 8, 12 से क्या संबंध बनता है। तो खुद ही सैटर्न जाके 6, 8, 12 में बैठ गया। 6 में बैठने का सैटर्न का मतलब क्या है कि जॉब के घर में ही जाके सैटर्न बैठ गया, वो आपको बिजनेस करने ही नहीं देगा। कर भाई जॉब कर, कर भाई जॉब कर। तो 6, 8, 12 में सैटर्न बैठ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, 6, 8, 12 का लॉर्ड उठ के सैटर्न के साथ बैठ गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 6, 8, 12 का लॉर्ड उठ के सैटर्न के साथ बैठ गया। भाई दाऊद इब्राहिम के घर में मैं जाऊं या मेरे घर में दाऊद इब्राहिम जाए, पुलिस का शक तो पुख्ता हो गया ना, पुलिस तो तोड़ेगी मेरे को। तो सैटर्न 6, 8, 12 में जाए या 6, 8, 12 के रहने वाले लोग सैटर्न के साथ आके बैठ जाए, 6, 8, 12 तो गया। अगला 6, 8, 12 के प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ जाए सैटर्न के ऊपर, गया सैटर्न। क्लियर है ये? 6, 8, 12 की दृष्टि पड़ जाए तो सैटर्न गया। तो और कोई और तरीका किसी को 6, 8, 12 को सैटर्न से कनेक्ट करने का? लॉर्डशिप ऑफ 6, 8, हाँ, इफ सैटर्न बिकम्स लॉर्ड ऑफ 6, वेरी गुड रचना जी, वेरी गुड रचना जी, शानदार आंसर, लवली। क्यों लगता है रचना जी कि आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकती? बहुत अच्छा सीख सकती, ट्राई कीजिए। सैटर्न अगर 6, 8, 12 का लॉर्ड बन गया तो गया सैटर्न। तो सैटर्न इफ इट इज एनी वे एसोसिएटेड टू 6, 8, 12, इसका मतलब सैटर्न हमारा खराब हो गया। सैटर्न खराब हो गया का क्या मतलब है कि आपको जिंदगी में सैटर्न नहीं मिलेंगे, मतलब आपको मैन पावर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या बनना पड़ेगा? खुद मैन पावर बनना पड़ेगा, तो आप नौकरी करोगे। क्लियर है दूसरा रूल? हाँ जी सचिन जी। तो बिजनेस को दो टाइप में तोड़ लेते हैं। एक है जिसमें मैन पावर होगी, आपके नीचे काम करेगी फॉर श्योर, ठीक है। आजकल जो सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस है जिसमें आप हो, एज एग्जांपल यू आर सेल्फ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बट डूइंग बिजनेस, राइट। तो वो एंगल इसमें कैसे ऐड होगा? मतलब मैं ऐसी बात बता रहा हूँ कि कोई आदमी खुद ही एक्सपर्ट है और वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, राइट, बीइंग ए कंसल्टेंट, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर, यू नो। तो वो
इन सब लोगों को हम लोग एक बिजनेसमैन नहीं मानते, हम लोग इन लोगों को एक कंसल्टेंट मानते हैं। ओके हम लोग इन लोग को एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं। ओके यहाँ पे जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके हम बृहस्पति क्या देता है हमको? बृहस्पति हमें अच्छा ज्ञान देता है। ओके भाई डॉक्टर को डॉक्टर कौन बोलता है? बोलते नहीं, ही इज अ सीनियर पीडियाट्रिशियन, मतलब चाइल्ड कंसल्टेंट, राइट 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 है ना। ये सीनियर मतलब डॉक्टर को सीनियर कंसल्टेंट बोलते हैं। राइट सर तो डॉक्टर इज ऑल्सो कंसल्टेंट। एस्ट्रोलॉजर तो दुनिया का सबसे बड़ा कंसल्टेंट है। राइट एस्ट्रोलॉजर क्या करता है आपको? सर आपकी शनि की दशा स्टार्ट हो रही है, आप ऐसा करिए वैसा करिए, या आपकी केतु स्टार्ट हो रहा है, अब तो आप स्पिरिचुअल हो जाओ। तो वो एक अलग बात है। तो हम बात कर रहे हैं जो बिजनेसमैन, और हम कोई छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं कि गली में ठेला खोल लिया, ये कर लिया। हम एक अच्छे लेवल की बिजनेस की बात कर रहे हैं। राइट राइट। तो वो लोग उसमें आएंगे, सर्विसेज में आएंगे। हाँ, वो लोग उसमें, हम लोग जुपिटर देखेंगे, उस पर मैं आऊंगा। अच्छा ओके। अपनी बड़ी खूबसूरत अपन ने अपना वीडियो भी यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं हाँ कि कंसल्टेंट्स कैसे होते हैं। तो वो एक अलग उस पे है। तो राइट अभी फिलहाल अपना सैटर्न पीड़ित हमने चेक कर लिया। उसके बाद ये पीड़ित सैटर्न मिल गया आपको। इस पीड़ित सैटर्न ने अगर 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड को इंपैक्ट कर दिया तो आपके बिजनेस के चांसेस गए। पहले हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने सैटर्न को आइडेंटिफाई किया कि सैटर्न खराब है या अच्छा है। अब मान लो सैटर्न हमारा 6, 8, 12 के साथ कनेक्ट हो गया और उस सैटर्न ने 10th हाउस या 10th हाउस लॉर्ड के साथ संबंध बना लिया, मतलब गया, ले गया, बिजनेस के चांसेस ले गया। अब वो नौकरी करा के ही मांगेगा। नहीं, 10th हाउस सर, इसमें सवाल ये है, अभी आपने बोला कि शनि ने 10th हाउस को पीड़ित किया या किसी भी और रीजन से 10th हाउस पीड़ित हो गया, व्हाट? हाँ, पहले लेवल पे हमने पढ़ा कि 10th हाउस किसी और रीजन से भी पीड़ित हो गया तो ओवरऑल प्रोफेशन, वो तो जॉब में भी दिक्कत कर देगा। ये बिजनेस के केस में हम बात कर रहे हैं कि अगर सैटर्न ने 10th हाउस या 10th लॉर्ड को पीड़ित कर दिया तो आपके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को रिड्यूस कर देगा। 10th लॉर्ड और 10th हाउस पीड़ित हो गए तो आप जॉब में भी दिक्कत खाओगे आप। पर ये हम स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बात कर रहे हैं कि इफ सैटर्न हैज डिस्ट्रॉयड योर 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड, देन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इन बिजनेस। एंड सर मेष राशि में शनि तो वो है योग कारक, तो 10th हाउस भी तो उसका अपना ही हाउस है, उस केस में क्या होगा सर? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पूरे 1 घंटे चाहिए सचिन जी। चलो ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमारे जो मित्र लोग बैठे हैं उनको ये समझाना पड़ेगा कि योग कारक क्या होता है। ठीक है, मतलब पॉइंट है, मतलब मेरे दिमाग में आया तो मैंने पूछ लिया था, सॉरी। आपकी मेष राशि है क्या? हाँ जी हाँ जी। बस तभी ये क्वेश्चन मेष आता है। राशि, मेष लग्न, मेष लग्न, सॉरी। अच्छा, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन बना, तो मुझे अपना चार्ट याद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी एस्ट्रोलॉजर बनने का एक बड़ा खूबसूरत तरीका है कि अपना चार्ट देखना बंद करें। हाँ, ये एंगल भी ठीक है। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। आप लोग आंख बंद करके सोचोगे तो आपको इसका लॉजिकल रीजनिंग मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एस्ट्रोलॉजर को ना अपना स्कोप बड़ा वाइड रखना चाहिए। होता क्या है कि जब एक एस्ट्रोलॉजर एक कॉन्सेप्ट को सुनता है ना, और वो क्या करता है, उस कॉन्सेप्ट को अपने चार्ट में लगाता है। यस। वो फिर आदमी अपने चार्ट में ही उलझ के रह जाता है। आप अगर सही एस्ट्रोलॉजर बनना है ना, अपना चार्ट देखना, बिल्कुल आज से कसम खा लो कि मेरा शनि कहां से जा रहा है, मेरा कौन सा लग्न है, छोड़ दो सब कुछ, और एक कॉन्सेप्ट को ना दुनिया के चार्ट पे लगाना शुरू करो। राइट। अपना, अपनी वाइफ का, बच्चे का चार्ट छोड़ दो। और क्योंकि उससे क्या होगा ना, जब आप दूसरों से चार्ट मांगने लगोगे ना, तब आपका दिमाग खुलता है। क्योंकि होगा क्या, आप समझो, लॉजिकली समझो। सपोज आपने अपने पड़ोसी का चार्ट मांग लिया, पहली चीज तो ये होगी कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो उस चार्ट पे लगाओगे आप। राइट। के अलावा उस चार्ट में आपको 25 ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो आपको पुराने कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज कराएंगी। अरे यार, लग्न में इसके शनि बैठा है, लग्न में शनि है, उसका क्या मतलब होता है? तो लग्न पकड़ते हैं, शनि पकड़ते हैं, एक प्रेडिक्शन करते हैं कि सर आप क्या बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन में जाते हो क्या, आप काम को टालते हो क्या, या आपको बड़ा आलस रहता है क्या? कंफर्म करो उसके साथ। अगर उसने हाँ बोल दिया, मतलब ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में घुस गया। राइट। तो फॉर बिकमिंग अ गुड एस्ट्रोलॉजर, सबसे पहली चीज मुझे ऐसा लगता है, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ कि अपने चार्ट को भूल जाओ, जस्ट इरेज फ्रॉम योर मेमोरी। कर दूंगा आपसे सर। और नहीं सचिन जी, आप मत करो, मैं एक वैसे बात बता रहा हूँ। और 20 अलग चार्ट आप याद रखो,
फलाने का, ढिमकाने का, सुरेश का, रमेश का, और फिर देखो उस चार्ट पे क्या लग रहा है। नहीं तो आपकी दुनिया ना सिमट के बस अपने चार्ट में रह जाती है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो सही बताऊं, औरों के चार्ट मांगने में शर्म आती है। शर्म क्यों आती है शर्म? अभी इतनी ज्ञान नहीं है और हम कोई टिप्पणी देना नहीं चाहते, तो अभी हम सीखने के एंगल से मांगते हैं तो हमें शर्म आती है कि पता नहीं क्या सोचेगा, क्यों मांग रहा है। चलिए सचिन जी, एक चीज और आपको बता देता हूँ। देखिए, 2 तरह की टिप्पणी होती है। पहली टिप्पणी ये होती है कि आपने किसी का नवमांशा देखा, उसमें आपने शुक्र देखा, शुक्र आपने देखा कि मंगल से पीड़ित है, या शुक्र का मरकरी से संबंध बन रहा है। तो पहली प्रिडिक्शन आपके दिमाग में आती है कि शुक्र और मरकरी नवमांशा में अगर प्रिडिक्शन बना रहे हैं तो इस आदमी के मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, या ये मल्टीपल लोगों में इंटरेस्टेड हो सकता है, ये आपके दिमाग में आया। लेकिन दूसरा प्रेडिक्शन ये भी होता है कि शुक्र और मरकरी जब एक साथ मिलते हैं ना, तो आदमी को बहुत पैसा देते हैं और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं। अब आपके सामने चॉइस है ना कि आप कौन सी वाली प्रेडिक्शन ठोकना चाहते हो। राइट। अब अगर आपकी उससे बढ़िया मुलाकात हुई तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि सर आपके क्या मल्टीपल अफेयर चल रहे हैं। तो आप दूसरी वाली बोल दो कि सर डू यू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज आई सी वीनस एंड मरकरी टुगेदर इन योर चार्ट इन D9। राइट, तो अपना वेल्थ दे रहा है ना दबा के, समझ गया। उसमें वीनस मरकरी हो गया, मतलब कमाल हो गया। तो यू विल ऑलवेज गेट 2 चॉइसेस और 3 चॉइसेस और 4 चॉइसेस टू मेक प्रेडिक्शन। आपके ऊपर है कि आप कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन देते हो कि आप एक बढ़िया वाली प्रेडिक्शन देते हो। गॉट इट। 5th हाउस में केतु दिख गया मेरे को, और उसके ऊपर मंगल का एस्पेक्ट दिख गया मुझे किसी महिला के चार्ट में, तो बनती है प्रेडिक्शन कि आपको मिसकैरेज हुआ होगा। अब आपके कहने का तरीका, जैसे आप बोलोगी मैडम आपको मिसकैरेज हुआ क्या, हो सकता है वो नाराज हो जाए। आप उसको ये बोलो कि मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिड यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, तो वो आपको सामने से कहेगी हाँ मेरा 2 बार मिसकैरेज हो गया, होना ही है। केतु अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व, हमारा जो गर्भाशय है जो जल तत्व है, 2 अग्नि तत्व मिलकर जल तत्व को जला दिया, 5th हाउस खत्म, तो वो मिसकैरेज होना ही होना है। सिंपल प्रेडिक्शन है ना। 5th हाउस क्या है, हमारा गर्भाशय है, वहां पे क्या रहता है, वाटर रहता है, राइट, बोलते हैं ना वाटर बैग, वाटर। यस, और उसमें केतु बैठ गया। केतु क्या है, केतु का एलिमेंट इज फायर, राइट। और मंगल क्या है, मंगल की दृष्टि पड़ गई, मतलब मंगल इज और फायर, फायर फायर, पानी उड़ गया, सारा पानी खत्म। तो आप 2 बिंदासी प्रेडिक्शन सेट होगी ही होगी। और इस चीज को आपने चंद्र कुंडली में भी सेट कर लो, इसको आप नवमांश में भी सेट कर लो, इसको आप डिविजनल चार्ट में भी सेट कर लो। राइट। तो क्या मैं, आप लोग ना मेरे को थोड़ा, सचिन जी आप हिला देते हो मेरे को। बताइए, कोई बात नहीं, खैर। अच्छा, सैटर्न जब हमारा पीड़ित हो गया ना, तो उसका इम्पैक्ट हमें 10th हाउस और 10th लॉर्ड पे भी देखना है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि एक बिजनेसमैन के अंदर विजन और डिजायर, ये दोनों चीज होनी चाहिए। इसके लिए 4 प्लैनेट्स थे, सन, मून, मार्स और राहु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु। उस सैटर्न जो 6, 8, 12 की एनर्जी लेके आ रहा है, अगर उस सैटर्न ने इन 4 प्लैनेट्स को भी पीड़ित कर दिया ना, तो भी गया, बिजनेसमैन बनने का चांस गया। क्योंकि क्या होगा, आपका विजन ब्लर हो गया, आपकी डिजायर पीड़ित हो गई, उस डिजायर के पीछे आप भागोगे नहीं, क्योंकि राहु पीड़ित हो गया। तो काइंडली रिपीट। जो सैटर्न हमारा 6, 8, 12 से पीड़ित हुआ, उस सैटर्न ने आपके जो 4 प्लैनेट्स कौन कौन थे गोस्वामी जी, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, उन चारों प्लैनेट्स को अगर इम्पैक्ट कर दिया तो आपका बिजनेसमैन बनने का चांस है। ऑल 4 और एनी वन ऑफ द 4? एनी वन ऑफ 4 भी कर दिया, मतलब किसी, हो सकता है 4 को ना करे, 2 को कर दे या 1 को कर दे, तो आपका उस हिसाब से उस क्वांटम में चांसेस रिड्यूस होने लग जाए। ऑल 4 को हो गया तो आप तो कॉपी किताब बंद करके बोल दो कि भाई साहब छोड़ दो, कि आपकी विजन और डिजायर दोनों चली गई, गई भैंस पानी में ना। हाँ। इस मुहावरे का मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर भैंस पानी में ही बैठी रहती है, तो ये नेगेटिव नहीं, वो मुहावरा एक बार कैसे वो बना जाती है, एक बार जाती है तो फिर वो वापस नहीं बाहर आती नहीं है निकलती। सर। ये तो रीजन इसका है। मीनिंग सिर्फ यही है, हाँ। गई तो फिर वो अपनी मर्जी की मौज में गई, वो फिर इसका मीनिंग सर यही है सर। वो एक लॉजिक है कंफर्ट जोन का, एक बार आप कंफर्ट जोन में चले गए तो वापस आने का मन नहीं करता आपका। इसीलिए पराशर ऋषि ने कहा है कि लग्न लॉर्ड जब लग्न में बैठ जाता है, ऐसा आदमी अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है, क्योंकि वो कंफर्ट में बैठ गया।
राइट। अच्छा, ऋषि की एक एक लाइन को जब आप लॉजिकली समझोगे ना, आपको आनंद आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र खोल के पढ़ते ही नहीं। दुनिया भर के कोर्स आप कर लो और आपने अगर वो किताब नहीं खोली ना, तो आपको पराशर से कभी आशीर्वाद नहीं मिलता आपको। इट्स अ सचिन जी शेम। सही कह रहे हो सर। आई नो 500 पीपल जिनसे पूछो कि आपने एक भी श्लोक कभी खोल के पढ़ा है कि सूर्य का कलर क्या बताया पराशर ऋषि? नहीं। और दुनिया भर से वो सीखे जा रहे हैं। आप सीखो सामने और रखिए सर। नहीं खोलोगे ही नहीं कभी आप। नहीं, 2-3 वॉल्यूम रखे हैं और 2-3 चैप्टर पढ़ के वो रखी है पिछले 15 दिन से। दर्शन कर रहे हैं रोज उसको। नहीं, टाइम ही नहीं। किसी के घर में गया तो उन्होंने भगवत गीता को एक बड़े महंगे मखमल के कपड़े में लपेट के रखा हुआ था। वो मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भगवत गीता की, इसलिए हमने ये 2000 रुपए मीटर का कपड़ा है, इसमें हमने ढक के रखा हुआ। तो मैंने बोला कि इसकी अच्छी रिस्पेक्ट ये है कि आप इसको रोज पढ़ा करो। कृष्ण भगवान को बस उतना ही चाहिए कि भगवत गीता को लपेट के रखने से फायदा नहीं है। आई एग्री। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बृहत पराशर होरा शास्त्र नहीं पढ़ेगा ना, उस पर ऋषि पराशर की कृपा नहीं आएगी। सर क्या सर एक बार दोबारा, हाँ जी प्रीति जी कुछ कह रही हैं? सर बुक का नाम एक बार दोबारा बताएंगे? बृहत पराशर होरा शास्त्र। मैं चैट में लिख रहा हूँ, आप लोग। हाँ जी सर ये ना कोई कॉमन ही आती है सर। ये तो श्लोक तो सब लोगों ने, बहुत लोगों ने इसका मैं भाष्य श्लोक नहीं बोल रहा भाई, मैं बोल रहा हूँ उसका जो भावार्थ किया बहुतों ने किया, वही पूछ रहा हूँ। तो सर पांडे जी बताएंगे कि मतलब इसमें सबसे बढ़िया उनको कौन सा लगा? उन्होंने तो पढ़ा ही होगा मतलब 100%। उनको कौन सा पसंद है आपको? मैंने चैट में डाल दिया जी, जो मैं पढ़ता हूँ और जो संथानम। संथानम ने तो एक ही पार्ट लिखा था एक्चुअली में, जहां तक नहीं, मेरे को दोनों पार्ट लिखे हैं। अच्छा। और एक कोई शर्मा जी है, उनका फर्स्ट नेम नहीं पता मुझे, उनकी भी बुक बताते हैं कि बहुत अच्छी। मैंने नहीं पढ़ी, मैंने संतानम ही पढ़ा। तो गिरीश GC शर्मा, हाँ गिरीश चंद्र शर्मा, बिल्कुल परफेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से जैसे आपने संस्कृत बोला कि वी हैव टू यूज द संस्कृत वर्ड, हमको संस्कृत वर्ड यूज करना चाहिए, तो हमको बुक्स भी क्या हिंदी फॉलो करना चाहिए? नहीं। संस्कृत मैंने इसलिए बोला कि क्या होता है कि श्लोक जब आप पढ़ते हो ना बृहत पराशर होरा शास्त्र का, जैसे कुजा, मंगल के लिए शब्द आता है कुजा का मतलब क्या है? धरती का पुत्र। अब मंगल डेथ का कारक क्यों है? मंगल आपको मारना क्यों चाहता है? बिकॉज मंगल को अपने अतिरिक्त खुद के अलावा इस पृथ्वी पे कोई नहीं चाहिए, बिकॉज ही हिमसेल्फ वांट्स टू रूल दिस अर्थ। पर जब वो इतने मनुष्यों को पृथ्वी पे देखता है ना, तो वो कहता ठीक है बेटा, आ गए हो ना, अब मैं भेजूंगा तुमको। इसीलिए मंगल को डेथ का कारक माना गया और बहुत हिंसक मौत मारता है, बिकॉज एग्रेसिव प्लैनेट है। तो वो चाहता ही नहीं कि धरती पे कोई रहे। इतना अमंगल प्लैनेट था वो, इतना अमंगल था कि हमारे ऋषि मुनियों ने उसको नाम ही मंगल रख दिया कि शायद इससे ही थोड़ा सा वो मेलो डाउन हो जाए। अमंगल इतना खतरनाक प्लैनेट, हमारे ऋषि मुनि इतने इंटेलिजेंस के साथ मतलब सोचते थे, उन्होंने कहा इनका नाम ही मंगल रख दो। अब कोई दाऊद इब्राहिम को संत बुलाने लगे तो दाऊद इब्राहिम भी सोचेगा ना कि यार क्यों ये हिंसा करनी, क्यों लोगों को मारना, मेरे को तो ये वैसे ही संत बुला रहे हैं। हमारे ऋषि इतने इंटेलिजेंट थे। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर जीवन का सच्चा आनंद कहीं है ना, वो एस्ट्रोलॉजी में। आप लोग प्रिडिक्शन की जल्दी मत करो, आप लोग इस जर्नी का मजा लो। एक D10 चार्ट, मतलब एक डिविजनल चार्ट अगर आपको 10% भी समझ में आ गया ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या सुख प्राप्त हो गया। मतलब क्या राजमा चावल और क्या कढ़ी चावल और क्या जो भी मतलब खाने के पदार्थ हैं, ये जो सुख है ना एस्ट्रोलॉजी का, दिस जर्नी इज इंपॉर्टेंट। हाउ गुड एस्ट्रोलॉजर यू आर, हाउ एक्यूरेट योर प्रेडिक्शंस आर, डजंट मैटर। मेरे को तो गलत होने में बड़ा मजा आता है। मैं जब भी गलत होता हूँ सच में मेरे को बुरा नहीं लगता। मेरे को इसलिए बुरा नहीं लगता कि यार एक और चीज समझ में आई ना कि हाँ इसका ये भी मतलब बनता है। राइट। कुछ तो आपका बृहस्पति पीड़ित है और अकेला कहीं बैठा हुआ है, तो कार को भाव ना मतलब नाशम है, या वो उस भाव की हानि कर रहा है,
कारको उसमें भाव वो नाश गलत हो जाता है कभी कभी प्रिडिक्शन। सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा दबा के पैसा दे रहा है, नहीं कर रहा नाश उस भाव का, देखो क्यों नहीं नाश कर रहा। आपको सही प्रिडिक्शन उतना नहीं सिखाएगी जितना कि गलत प्रिडिक्शन सिखाएगी। जब भी सर गलत ये प्रिडिक्शन हो, यू शुड वेलकम इट। एग्री। जी सर ये जो, हाँ ज्योतिष में से थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है, बट अब आ ही गया है मुंह तक तो बोल ही देता हूँ। इतने सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब इनको यदि प्रिडिक्शन करने जाओ तो बोलते समय आदमी को भ्रमित हो सकता है। मतलब मैंने जो खुद अनुभव किया है कि अल्टीमेटली वो जाना इंट्यूशन से ही पड़ता है कि यार यहाँ से देखो तो ऐसा, वहां से देखो तो ऐसा, इसकी इससे दृष्टि, इसका ऐसे कारको ना भाषा है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट D1 से लेकर के अपन यदि आगे तक बढ़ते जाएं तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है प्रिडिक्शन करना। तो उस केस में एक साधारण ज्योतिषी हम जैसे लोग जो अभी सीख ही रहे हैं, क्या करें? हाँ, क्या इंट्यूशन पे ही जाना है फाइनली? वो अब आध्यात्मिक की शक्ति की तरफ ही बढ़ना है? करना क्या है? पहली बात है कि बिना इष्ट की साधना के ज्योतिष हो नहीं सकती। ये मैंने आपको पिछले वेबिनार में भी बताया था कि दिस इज द ओनली साइंस जिसके पहले ये वर्ड लगा हुआ डिवाइन। जब तक आप यहाँ पे डिविनिटी अपने अंदर नहीं लाएंगे, आप ज्योतिष नहीं बन सकते। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो हमको क्या करना है? हमको क्रॉस करते हुए जाना है। हमें एक एक हम अपनी प्रेडिक्शन को एक निचोड़ की तरह समझे कि गन्ने का जूस, पहले आपने गन्ना डाला मशीन में, ठीक है, उसने एक जूस निकाला, फिर आपने गन्ने को घुमा के डाला, फिर जूस निकला, फिर आपने और घुमा के डाला, फिर जूस निकला, फिर आपने उसमें एक नींबू फंसाया, फिर नींबू ने थोड़ा जूस दिया, फिर आपने उसमें पुदीना फंसाया। ये ज्योतिष है। आपको गन्ने को तब तक निचोड़ना है तब जब तक कि वो पूरा बढ़िया वाला रस निकल जाए। जो लोग भी प्रिडिक्शन में जल्दी करते हैं ना, अक्सर उनकी प्रिडिक्शन गलत होती है। यही प्रैक्टिस करना है आपको। ये कॉन्सेप्ट आप सब सीख जाते हो, लेकिन उसको चार्ट पे लगाओ। अब मैंने उसीलिए सचिन जी को बोला ना कि आप जब तक अपनी चार्ट से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक आप see a difference between a good astrologer and a normal astrologer is that a good astrologer would have seen 1000 charts by now. वो एक रिक्शे वाले की भी कुंडली पकड़ के बैठ जाएगा कि मेरे को बता तू क्यों रिक्शा चला रहा है, और अपने सीईओ की भी कुंडली मांग लेगा, सर आप इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचे कैसे, आपका सूर्य है कहाँ पे? 10th हाउस में तो नहीं बैठा दिग्बली होके। तो जब वो भूख हो जाएगी ना कि कितनी कुंडलियां मैं रिपीट लगा देता हूँ, मेरा सिखाने का क्या स्टाइल है, मैं हमेशा, मेरे को ये चीज समझ में आई कि आप एक कॉन्सेप्ट बताओ ना, उसको कुंडली पे लगाओ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कुंडली पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे मैंने बोला कि ब्राइट हाफ में ज्यादा प्लैनेट आए तो आदमी बिजनेसमैन होता है। अब हो सकता है गोस्वामी जी के ब्राइट हाफ में सारे प्लैनेट बैठे हैं, फिर भी जॉब कर रहे हैं, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट अपना रिलेट कर लेता हूँ कि देखो गोस्वामी जी के पास एक ईश्वर ने वरदान देके, सपोज गोस्वामी जी आपके चार्ट में ज्यादा प्लैनेट ब्राइट हाफ में, फिर भी आप जॉब कर रहे हो, आप तो मेरे को बोलोगे ना कि नहीं पांडे जी आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी। लेकिन मैं अपने मन में जानता हूं कि ये आदमी जिस दिन नाइकी का जूता पहन लेगा और बिजनेस वर्ल्ड में निकल जाएगा, ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ऊपर से लिखा क्या है, ये वैसा पुरुषार्थ नहीं कर रहा। मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं है, इस आदमी का काम अभी वैसा नहीं हुआ क्योंकि इसको दशा नहीं मिली होगी शायद। एग्री सर, आपकी बात से एक इन्फ्रेंस, एक कंक्लूजन आ रहा है, मतलब बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा है कि इफ वन हैज टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर, या इसको बोले कि आपने बोला कि एक अच्छा साधक होना आवश्यक है। इंटरनली मैं भी इसको बहुत मानता हूँ और मेरा इंटरेस्ट ही उस चीज में है, साधना में, ठीक है। अब चूंकि साधना में यदि आदमी बढ़ता है तो समय के साथ में वो त्रिकालदर्शी हो सकता है। तो रादर टू गो इन दिस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड कि इसमें इतनी सारी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, लाभ R&D and learning, it is a different kind of part to understand the ज्योतिष वर्ल्ड, एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। रादर इसके लिए बजाय हम इसके साधना के पथ में क्यों ना 100% बढ़ जाए, जो कि एक सहज चॉइस होती है एक हम जैसे लोगों के लिए। तो जब आप साधना के पथ में बढ़ जाएंगे ना, तो फिर आप किसी की प्रेडिक्शन के लिए नहीं रुकेंगे, राइट। आप मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए किसी का भला करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन ज्योतिष है।
अब सपोज मैंने ज्योतिष छोड़ दिया और मैं हिमालय पे चला गया, साधना करने लग गया कि 5 साल बाद मेरे अंदर कोई पावर आएगी, मैं लोगों का फ्यूचर बताऊंगा। लेकिन वो जो 5 साल मैं साधना करूंगा ना, तो वो मुझे दुनिया से ही विमुख कर देगी। आपको सत्य क्या है भाई? जो असली संत है वो गुफा में क्यों रहता है? क्योंकि ये जो दुनिया उसको पोल्यूट कर देती है, तो आप इधर आओगे ही नहीं। ज्योतिष ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप त्रिकालदर्शी भी बन सकते हो और आप एक साधक भी बन सकते हो। मैंने क्या बोला था, मटेरियल हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, ये दोनों देने की पावर सिर्फ ज्योतिष में। आपको लोग 2100 रुपए, 5100 रुपए, 11,000 रुपए भी देंगे और आपके पैर भी छूते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? आप दे के देखो, किसी महिला को जिसको 10 साल से बच्चा ना हो रहा हो, उसकी कुंडली आपके पास आई, माँ की कृपा हुई, आपने बोला बच्चा हो गया, वो आदमी आपके चरणों पे गिर जाता है। ये पावर सिर्फ ज्योतिष में और कहीं नहीं है पावर। तो डिविनिटी विद लॉजिक विद साइंस इज एस्ट्रोलॉजी। तो पहले डिविनिटी को समझो, छोड़ दो डिविनिटी को, पहले लॉजिक और साइंस आप अपने और खुद के लॉजिक बनाओ। जब तक हम रटते रहेंगे ना, ज्योतिष हमें समझ में नहीं है। आप जब खुद चिंतन करोगे ना कि यार इसका ऐसा क्यों हो रहा है, वो फलाना आदमी की प्रमोशन क्यों हुई, आप उसके डीप में घुस जाओ, नींद ना आए आपको रात भर। जिस दिन आपने ये निकाल लिया कि इसकी प्रमोशन 14 अगस्त को क्यों हुई, मजा आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया। मैं तो पागल हो जाता था, मतलब अमित जी और मैं रात के 2-2 बजे तक लगे हुए कि इसका बच्चा हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। फिर जब वो चौथे 5वें दिन हमें समझ में आता था, अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। उस दिन हमें समझ में आ जाता था कि हाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। खैर एनीवेज, आज 9:27 हो गए हैं, तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं और बाकी का हिस्सा हम लोग कल करेंगे। और कल हम लोग चार्ट्स लगाएंगे। मेरा सिखाने का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और उसको चार्ट्स पे लगाऊंगा, तभी समझ में आता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आप दुनिया भर के पढ़ा लो, जब तक वो चार्ट नहीं खुलेगा ना, वो जो ड्राइंग है ना जिसमें 12 खाने, उस खानों को आप नहीं देखोगे कि लग्न लग्नेश पे क्या प्रभाव है, तब तक कुछ नहीं घुसेगा यहाँ पे। सर एक छोटी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। जी जोशी जी। सब अभी इससे पहले जो लास्ट पॉइंट आपने बताया था कि अगर दशमाधिपति से अगर शनि के संबंध बन जाते हैं तो उसका व्यापार गया। तो मकर लगन अगर है, लगन में शनि बैठा हुआ है और जो दशमाधिपति शुक्र होता है वो अगर साथ में बैठा हुआ, तो उसका व्यापार कैसा जाएगा सर? थोड़ा सा ये देखिए, मकर राशि की कुंडली को थोड़ा सा डिफरेंटली देखना पड़ेगा। ये ज्योतिष के एक्सेप्शंस होते हैं। नहीं सर, मैं इसके लिए पूछा था, कारण क्या सर कि अभी बोले उसका बिजनेस गया, बोले तो आज मैं 1964 का मेरा जन्म है और मेरे दादाजी ने मेरे नाम से मिठाई की दुकान खोली। आज मेरे पूरे जिले के अंदर, 3 जिले के अंदर मेरा नाम है सर। माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। मैं वो एक आश्चर्य कर रहा कि नहीं मेरा जैसे आपके दिल्ली के अंदर घंटा वाले स्ट्रीट हाउस कैसा है, उस लेवल की मेरी मिठाई की दुकान है सर। कुछ से नहीं, व्यापार 60 साल से है। जोशी जी कल आपकी कुंडली लगाते हैं, देखते हैं कि आप इतने बढ़िया बिजनेसमैन कैसे बने। और देखिए लग्नेश क्या होता है, मेरा सबसे बड़ा दोस्त मेरा लग्नेश होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने सुना है ना, जिसने पैदा किया अन्न वही देगा। ये लग्नेश है, उसका काम है, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, दुनिया का कितना ही घटिया प्लैनेट हो या कितना ही खराब प्लैनेट हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको सेफ करके चलेगा। आपके केस में शनि लग्नेश है, उसकी जिम्मेदारी है कि आप जो करोगे शनि उसमें सपोर्ट करे। और शनि शुक्र मिल गया तो शुक्र ने अपना काम कर दिया। पूरा चार्ट देखने पे समझ में आएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं रूल के। अब मेरे लिए क्या होता है ना कि इस छोटी सी क्लास में बहुत सारे एक्सेप्शंस को लेके पॉसिबल नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश। बिल्कुल मान लिया, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोले सर। और आप जोशी जी मकर राशि की कुंडली, 10 नंबर की कुंडली, ऐसा आदमी जबरदस्त हार्ड वर्किंग आदमी होता है। आपसे कोई कहता होगा ना कि मैं थक गया, तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। थकावट क्या होती है, व्हाट इज थकना, सही बात है। थकना क्या होता है? तो शनि वो प्लैनेट है। खैर एनीवेज, खुशबू आपको कुछ अनाउंस करना है रिगार्डिंग सम फॉर्म और समथिंग? जी मैंने ग्रुप में लिंक भेजा है चैट पे, यहाँ पे जूम के चैट पे। इफ एवरीवन कुड जस्ट फिल दैट फॉर्म वंस। लिंक मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी जो कम्युनिटी है, एंड कम्युनिटी का लिंक भी मैंने यहाँ पे चैट में भेजा है।
So just join that so that we can have a record of who all is attending. It's kind of an attendance form. So we'll be having the webinars. कुछ भी इसमें ना लिंक नहीं है कम्युनिटी का यार, वो मैं पहले भी स्ट्रगल कर रहा था. Wait, मैं वापस भेज देती. इसमें फॉर्म ही आया अब तक. फॉर्म आया है ना? फॉर्म ही है, हाँ. कम्युनिटी लिंक नहीं आया. नहीं आया. आ गया. So all the updates will be given here. We'll be having a webinar tomorrow also at same time. चंचल जी आप हैं? चंचल जी, प्रीति जी, मीनू जी. जी सर, जी सर. कैसा लगा चंचल जी, आपको कुछ समझ में आया? कुछ डाउट्स आपके? जी सब समझ आया, कोई डाउट नहीं है. क्या बात सर सिर्फ एक डाउट है कि अगर जी. जैसे आपने बोला लगन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो उसकी हेल्प करेगा. बिल्कुल करेगा, उसकी जिम्मेदारी है. हाँ सर, अगर जैसे बहुत से लोग कहते हैं दृष्टिकोण में आ जाए या 64 नवमांस में, तब भी वो उसकी हेल्प करेगा. तकलीफ देता है. 22वें दृष्टिकोण में 64वां, ये सब बिल्कुल बहुत ऊपर की बात बोल रही है, बट हाँ आप सही बोल रही है, तकलीफ देता है. 64वां नवमांश तो मतलब अपने आप में एक अध्याय है. हमारे CS पटेल साहब थे, मतलब उन्होंने जो 64वें नवमांश पे काम किया है, आप वो बुक पढ़ेंगे मजा आ जाएगा आपको. अभी चर्चा करेंगे 64वें नवमांश की. मतलब सबसे बड़ी मिस्ट्री है ज्योतिष की 64वां नवमांश. वही दोनों लगन भी वही है और 60 नवमांश में भी आ रहा है और 64 में और सदृष्टान का भी आ रहा है 22 दृष्टान. तो अभी तक आपका जीवन बढ़िया चल रहा है ना? जी सर. तो बस मस्त रहिए, फिर क्या दिक्कत है. ओम नमो नारायण का चांट करिए बस, और कुछ नहीं. बी हैप्पी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ेगा. बिगाड़ना होता तो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता. सर वैसे भी गुरु है, क्या करेगा, गुरु तो गुरु ही होता है. गुरु कितना भी खराब होगा तो आशीर्वाद ही देगा, और क्या होगा. बिल्कुल जी चिंता सर. मत करिए, कोई दिक्कत नहीं. प्रीति जी, आप कुछ प्रश्न है आपका? सर नहीं, अभी तो नहीं है, बिकॉज मेरे लिए ना एक्चुअली ये सब कुछ बहुत नया ही है. मैंने फर्स्ट टाइम आपकी बस एक क्लास अटेंड करी थी. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो कि अच्छा ऐसे कुछ हाउसेस वगैरह भी होते हैं. मैं कभी इन सब चीजों में ना घुसी नहीं थी, तो मुझे बस ये है कि थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ में आ रहा है, बट मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता समझ आता कि मतलब कि कौन से हाउस में कौन सा लॉर्ड होता है एंड ऑल दैट. आई अटेंडेड योर क्लास लास्ट वीक जिसमें आपने हर हाउस की रेलेवेंस बताई थी, कि कौन सा हाउस क्या करता है. तो इस वजह से आई एम लाइक मे बी लिटिल बिहाइंड, बट या बहुत इंटरेस्टिंग जरूर लग रहा है मुझे. मतलब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. सो या बहुत अच्छा. थैंक यू प्रीति जी. और एक बौद्ध गुरु थे, उनके पास एक शिष्य गया सीखने के लिए. 2 मिनट की एक स्टोरी सुना देता हूँ आपको जाते जाते. तो शिष्य ने बोला, गुरुजी कुछ सिखाइए मेरे को. तो उन्होंने बोला सिखाएंगे बाद में, पहले मुझे चाय पिलाओ. तो शिष्य ने चाय बनाई, 2 कप में चाय लेके आया. तो गुरुजी ने बोला चाय डालो. ऑलमोस्ट क्या करते हैं हम लोग, कप को थोड़ा सा खाली रख देते हैं ना, वहां तक उस शिष्य ने चाय डाला. तो गुरुजी ने बोला थोड़ी चाय और डालो. शिष्य ने बोला यार डाली. गुरुजी ने बोला थोड़ी चाय और डालो. थोड़ी चाय और डल गई. अब क्या, कप बिल्कुल ब्रिम पे आ गया एकदम. मतलब जो उसके अंदर चाय थी ना, कि अब थोड़ा और डालो तो छलकेगा वो. तो गुरुजी ने बोला बेटा थोड़ी और चाय डाल दो. अब वो शिष्य था ना, उसका दिमाग खराब हो गया. ये क्या गुरु है, मतलब अब मैं चाय डालूंगा तो छलकेगा वो. उसने चाय डाली तो वही हुआ, छलका. वो शिष्य ने क्या करा कि मतलब उस गुरु को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, और उस आश्रम से छोड़ के वो नीचे गांव में आ गया. पहाड़ पे थे गुरुजी. गांव में आके उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी आपने किस गुरु के पास मेरे को सीखने के लिए भेजा, जो पहले तो चाय बनवाता है, फिर वो कप में भरवाता है और इतनी भरवा देता है कि चाय छलक जाती है. तो पिताजी थोड़े समझदार थे, उन्होंने बोला बेटा तुम कल फिर पहाड़ चढ़ना और गुरु से पूछना इसका मतलब क्या है. तो प्रीति जी ने कहा, उस बात पे मैं बता रहा हूँ ये चीज.
तो जब शिष्य दोबारा गया, उसने माफी मांगी कि गुरुदेव मेरे से गलती हो गई, मैं कल आपकी बात समझा नहीं, ये कप और चाय क्या करना है। तो गुरुजी ने बोला कि आज भी चाय बनाओ। तो शिष्य ने दोबारा चाय बनाई। गुरुजी ने फिर 2 कप रख दिए, बोले चाय डालो। शिष्य ने फिर चाय डाली, बोला थोड़ा और डालो, थोड़ा और डालो। फिर वही स्टेज आ गई जब चाय बिल्कुल छरकने, और फिर गुरु ने बोला थोड़ा और डालो। अब शिष्य बहुत इरिटेट हो गया, तो गुरु ने बोला शांत हो जाओ, इरिटेट मत हो। होता क्या है कि जब तक हमारा कप खाली नहीं होगा ना, उसमें चाय डलेगी नहीं। तो ज्ञान का भी यही होता है कि पहले ये खाली करना पड़ता है। लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनलर्न करना। हम लोग क्या होता है ना, हम लोग इतना कुछ सीख के आते हैं ना कि हम कुछ नया इस कप में डाल ही नहीं सकते, और अगर आप डालोगे भी ना तो वो छलकेगा। तो प्रीति जी, यू आर एट अ वेरी राइट पॉइंट जब आप ये कह रहे हो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्यूटीफुल, क्योंकि अब मैं आपके दिमाग में कुछ भी डाल सकता हूँ। लेकिन अगर आपको आधा समझ में आ रहा होता और आधा नहीं समझ, तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि पहले तो कप खाली करके आओ। जिसका कप खाली है उसके लिए तो बहुत आसान है, जिसका कप खाली नहीं है तो वो अनलर्न करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने तभी सर आपसे के नाम भी पूछे, मुझे लगा कि शायद मे बी दैट विल हेल्प मी, यू नो, एटलीस्ट टू स्टार्ट कि होता क्या है, यू नो, ये सारे हाउसेस। डोंट स्टार्ट विद बृहत पराशर होरा शास्त्र, बिकॉज़ यू विल गेट डीमोटिवेटेड। आप सर्वर बाल नोच लोगे, बिकॉज़ वो बहुत हाई लेवल की बुक है। आई विल टेल यू अदर बुक्स व्हिच आर इजी टू अंडरस्टैंड। वो अलग, लेकिन अभी आप मतलब बृहत पराशर होरा शास्त्र 2 साल बाद आप पढ़ना शुरू करिए। शुरू में पढ़ोगे तो आप ज्योतिष को साइड कर दोगे, नहीं भाई ये मैं नहीं सीख सकता। बहुत ज्यादा कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं, लेकिन इट्स अ राइट थिंग कि आपको कुछ नहीं आता है, इसका मतलब आपको बहुत कुछ आने का पोटेंशियल है। प्रॉब्लम वहां है जहां पे कप भरे हुए हैं, भरे हुए कप में और चाय डालना किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर मुझे बुक्स के नाम, बुक्स के नाम जोशी जी बताएं आदेश। मैं भगवान की कृपा से 3-4 साल से मैं लगभग आपके दिल्ली के और बाहर प्रांत के 8-10 गुरुओं से थोड़ा बहुत जो भी मेरे शक्ति थी मैं सीखा। मैं यकीन मानिए साहब, मैं जितों के पास भी सीखा, आपकी जो YouTube की मैं वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए आपका जो स्टैंडर्ड है और जो पढ़ाने का तरीका है वो दिमाग में नहीं बिल्कुल दिल तक घुस जाता है। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब आपको। थैंक यू जोशी जी, आप बहुत बड़े हैं हमसे, और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो बहुत बहुत मतलब मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है ये। मैं बहुत छोटा हूँ आपसे। आपकी शायद ही मैंने कोई आपकी जो प्लेलिस्ट में और जो वीडियो है मैंने एक भी नहीं छोड़ी, और लगभग सभी ध्यान से सुना, और मैंने कॉपी करके मैंने पूरे मेरे पास एक लाइब्रेरी हार्ड डिस्क में बना के रखा कि मैं कभी भी एक सब्जेक्ट पे पढ़ना है तो पांडे जी की बराबर रेफर करूंगा बोल के। थैंक यू जोशी जी, माँ कृपा करें आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मीनू जी से बात नहीं हुई। मीनू जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, समझ आ रहा है मेरे को। समझ आ रहा है ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। और आई थिंक मेरे टीम मेंबर्स हैं अमित जी और खुशबू जी, आप लोग को कुछ बोलना हो, अदरवाइज वील एंड द क्लास। थैंक यू एवरीवन, वील मीट टुमारो एट 8 o'clock। और आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल और इंटरेस्टिंग चीजें, और कल हम चार्ट्स लगाएंगे, किसी का भी चार्ट उठा के देखेंगे कि जी सर वो बेसिक जो स्टार्ट करने वाली बुक्स है, एक बार आप उसके नाम भी आप चाहे व्हाट्सएप में या चैट में डाल देना, जिससे मैं एटलीस्ट स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, डन। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। जय मां। जय मां। जय मां। कल मिलते हैं। थैंक यू सर। जय माता दी। जय मां।